हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की डेरिवेशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ हमें बताता क्या है। इसे प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जब कोई मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कोई सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, उस पर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना की जाए, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उस सिस्टम का, उस समय क्या है, कांस्टेंट रहता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। लीनियर जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करता है, एंगुलर जब वह सर्कुलर पाथ पे या रोटेशन उसकी होती है। अगर लीनियर क्वांटिटी पे मास की बात करें तो उसे हम m से डिनोट करते हैं। एक तरह से यह एक लीनियर इनर्शिया है। मास की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया। तो जो मास होगा, अगर तो लीनियर क्वांटिटी, लीनियर में बात करें तो m से डिनोट करते हैं, और अगर हम एंगुलर क्वांटिटी में बात करें तो उसे I से, कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर लीनियर इनर्शिया है तो मास को m से, और अगर रोटेशनल इनर्शिया कैपिटल I से। तो एक तरह से ये किसकी क्वांटिटी, मास की बात हो गई। इसी तरह से आगे अगर हम फोर्स की बात करें, जो लीनियर फोर्स होती है उसे हम कैपिटल F के साथ डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। और अगर हम एंगुलर क्वांटिटी में फोर्स की बात करें जो रोटेशनल मोशन पर होती है, तो उसके लिए हम टॉर्क यानी कि टाउ का सिंबल यूज़ करते हैं। और लीनियर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जैसे मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो एंगुलर में मास को किससे डिनोट किया जाता है, आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि, और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है उसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि उसे हम dp अपॉन dt के साथ भी लिखते हैं। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में, जैसे लीनियर मोमेंटम में f से डिनोट करते हैं फोर्स को, एंगुलर मोमेंटम में किससे करते हैं, टाउ से, इस सिंबल से। तो इसके अकॉर्डिंग ये dp अपॉन dt, यानी कि ये जो है यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इधर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे L से डिनोट किया जाता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे L से डिनोट किया जाता है। तो dl अपॉन dt यहाँ पर हो गया। जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, उसे P से डिनोट करते हैं, जैसे आपको बताया। वो होता है प्रोडक्ट मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है जिसे L से डिनोट किया, इसे लिखा जाता है R मल्टीप्लाई P, या फिर इसे लिख सकते हैं हम, अगर इससे कंपेयर करें तो इसको आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मास मतलब इसमें मास I से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा के साथ। अगर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे इस टॉपिक में जो हम अभी करेंगे डेरिवेशन इसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फिर कह लो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमें कुछ ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करने होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जैसे हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जब टॉर्क अप्लाई ना की जा रही हो, या कह लो एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो हो, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या हमने लेट ली, जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही।
और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, dl/dt। तो अगर टॉर्क जो है इक्वल 0 और टॉर्क किसके इक्वल है, जो टॉर्क इक्वल है dl/dt के, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि टॉर्क इक्वल 0 और टॉर्क इक्वल dl/dt, तो dl/dt किसके इक्वल होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन को हम 1 मान लें और इस इक्वेशन को हम 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 dl/dt इक्वल हो गया 0। L का मतलब क्या मैंने बताया, एंगुलर मोमेंटम। dl/dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ। 0 का क्या मतलब होगा कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ। अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि L इज़ कांस्टेंट, L इज़ कांस्टेंट या फिर कहो कंजर्व्ड। L यहाँ पर कांस्टेंट है और L को हम I क्रॉस ओमेगा से भी लिखते हैं और यहाँ पर L को हम I क्रॉस ओमेगा, I क्रॉस ओमेगा। L का मतलब एंगुलर मोमेंटम, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर I मल्टीप्लाई ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि L कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर I और ओमेगा का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि L का फार्मूला भी हमने लिखा जो है I मल्टीप्लाई ओमेगा। ठीक, तो मान लो I यहाँ पर है 4 और ओमेगा यहाँ पर है 5, तो इक्वल आ गया 20। अगर 4 की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आंसर 20 ही आना चाहिए, 20 ही आएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं, अगर मान लो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये इंक्रीज कर देते हैं, अगर ये 10 हो गया तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है वो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इसने प्रोडक्ट लाना है 20। और अगर L हमारा कम हो जाता है, 2 हो गया, L 4 से 2 हो गया, तो फिर ओमेगा हो जाएगा 10, 20। तो कहने का मतलब ये जो L की वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी इसमें। यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि जो I होता है, इनर्शिया होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है mr², इसका फॉर्मूला है। तो इसकी जो वैल्यू है जो रेडियस पर भी डिपेंड करती है, मतलब उसकी रेडियस पर, सेंटर से उसका क्या रेडियस बन रहा है उस एक्सिस से, जिस एक्सिस से वह रोटेट कर रहा है। जैसे हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो 2 केस हमारे पास हैं। एक तो ये डायरेक्ट आंसर है जो कि अराउंड द एक्सिस, मतलब ये अगर इसका एक्सिस माना तो अराउंड द एक्सिस रोटेट कर रही है। यहाँ पर उसने अपनी आर्म स्ट्रेच की हुई है, बाजू फैलाए हुए हैं, और यहाँ पर आर्म को फोल्ड किया हुआ है। तो दोनों केसेस में जब वह रोटेट करेगी अराउंड द एक्सिस तो किस में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो जब तो ये इसने आर्म्स को ऐसे फैलाया हुआ है तब इसकी स्पीड स्लो होती है, और जैसे ही अपनी आर्म्स को ये फोल्ड करती है, क्योंकि जो इनर्शिया की वैल्यू आर्म को फोल्ड करने से क्या होगी, कम हो जाएगी। रीज़न क्या है, जो इनर्शिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेडियस है, इसका ऐसे ही रेडियस यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर रेडियस इसका कम हो जाएगा, तो इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। अगर आई की वैल्यू कम होती है तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। कि कॉन्स्टेंट हमने लिया था ना, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, जब ये 4 से आई की वैल्यू 2 हुई तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई। बस आपने इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आई की वैल्यू कम होगी तो ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा, और अगर आई की वैल्यू
ज़्यादा होगी तो ओमेगा की वैल्यू स्पीड कम हो जाएगी, ओमेगा मीन स्पीड। तो यहाँ पर जैसे ही उसने अपनी आर्म्स को फोल्ड किया डांसर ने, तो क्या हुआ, आर की वैल्यू के कम होने से आई की वैल्यू कम, क्योंकि आर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। तो उसके कारण क्या, अगर आई की वैल्यू कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे ही जब ये पर्सन एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, एक टेबल पर खड़ा हुआ, रोटेट हो रहा है, और इसने अपने दोनों हैंड्स में क्या पकड़े हुए, डंबल, वेट पकड़ा हुआ है, और जब ये अपनी आर्म्स को क्लोज लेकर आता है तो इसके आर की वैल्यू कम होने के कारण आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। उस समय इसकी जो स्पीड होगी घूमने की वह इंक्रीज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी बढ़ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।